अत्तिको काशा वॉइस के सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नज़रीन ग्रामी, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो सिर्फ़ एक मुल्क की तारीख़ नहीं बल्कि दास्तान है जो मज़हब, इंसानियत, जंग और सियासत से मिली हुई है। हम बात कर रहे हैं इसराइल की, एक रियासत जो 1948 में बना लेकिन उसकी जड़ें हज़ारों साल पुरानी है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसराइल की तारीख़ी पस मंज़र, क़ियाम, जंगें, फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद और आजकल की सूरत हाल क्या है। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। तकरीबन 3000 साल कबल ये जो मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीन के इलाके हैं उसको किनान कहा जाता है। इसी जगह पर बनी इसराइल आबाद हो गए और यहाँ पर उन्होंने एक मुनज़्ज़म बादशाहियत कायम की। इनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ पर अज़ीम हैकल सुलेमानी तामीर हुआ जो यहूदियों के लिए एक मुक़द्दस मकाम था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस अज़ीम सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। सबसे पहले बाबली, फिर फ़ारसी और आखिर में रोमियों ने इस इलाके पर कब्ज़ा किया। सन 70 ईस्वी में रोमियों ने यरूशलेम पर हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह किया और लाखों यहूदियों को वतन छोड़ने पर मजबूर किया। इस वाक़ये को यहूदी डायस्पोरा कहा जाता है, जिसका मतलब है पूरी दुनिया में यहूदियों की बेदखली और बकराव। नाज़रीन, सदियों बाद 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों के ख़िलाफ़ शदीद तअस्सुब और मुज़ालिम ने एक नई तहरीक को जन्म दिया जिसको सहूनियत कहते हैं। इस तहरीक का मकसद ये था कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए। इस तहरीक का बानी थियोडोर हर्त्ज़ल थे, जिन्होंने सन 1897 में पहला सहूनी कांग्रेस बुलाया। उनका मानना ये था कि फ़लस्तीन ही वो जगह है जहाँ यहूदियों को दोबारा इकट्ठा होना चाहिए। पहली जंग अज़ीम के बाद सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और फ़लस्तीन बरतानिया की कंट्रोल में आ गया। सन 1917 में बरतानिया ने बलगौर एलामिया जारी किया। इस एलामिया में कहा गया कि फ़लस्तीन में यहूदी कौमी वतन कायम किया जाए। ये एलामिया फ़लस्तीनी अरबों के लिए एक बहुत बड़ा धचका था क्योंकि वो इस सरजमीन के बाशिंदे थे। सन 1920 से 1947 तक फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से अरब और यहूदियों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ फसादात, कत्ल व गारत और झड़पें बढ़ने लगी। आखिरकार 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनियों को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ दे दी। तकरीबन 55% हिस्सा यहूदियों के लिए और 45% फ़लस्तीनियों के लिए मुख्तस किया गया। यहूदियों ने तो इस मंसूबे को कबूल किया, मगर अरब और फ़लस्तीनियों ने तो इसको मुकम्मल रिजेक्ट किया, जिसके नतीजे में फसादात, कत्ल व गारत और खरजंगी शुरू हुई। सन 14 मई 1948 में इसराइल के क़ियाम का ऐलान किया गया। अगले दिन ही इराक़, उर्दन, मिस्र, लबनान और शाम ने इसराइल पर हमला किया, जिसके नतीजे में इसराइल ने हैरतअंगेज़ तौर पर न सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि मज़ीद इलाका फतह कर लिया और नतीजे में लाखों फ़लस्तीन बेघर हो गए। 1956, 1967 और 1973 में अरब इसराइल जंगें हुई। 1967 की जंग, जिसको चेरोज़ जंग भी कहा जाता है, इसराइल के लिए ये जंग बहुत फैसलाकुन साबित हुई। इस जंग में इसराइल ने न सिर्फ गज़ा बल्कि गोलान की पहाड़ियाँ, मगरबी किनारा और मशरक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा किया और ये फ़लस्तीनियों के लिए दूसरा बड़ा सदमा था। इसके बाद फ़लस्तीनियों ने PLO कायम की, यानी फ़लस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद इसराइल के कब्ज़े में जो इलाके थे उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना था। कई सदियों तक PLO और इसराइल के दरमियान झड़पें, हमले और मुज़ाकरात होते रहे। 1993 में ओस्लो मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे में यासिर अरफ़ात और इसहाक राबीन ने हाथ मिलाया। पूरी दुनिया की उम्मीद ये थी कि अब अमन का दौर शुरू हुआ, क्योंकि इस मुआहिदे में फ़लस्तीनियों को मगरबी किनारे और गज़ा में जुज़वी खुद मुख्तारी दी गई थी और एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी कायम की गई थी। मगर अमन का यह ख्वाब ज़्यादा देर तक न रह सका, क्योंकि दोनों तरफ से बेएतमादी, मुख्तलिफ बस्तियों की तोसी और पुरतशद्दुद वाक़यात ने इस मुआहिदे को नुकसान पहुँचाया। सन 2000 में अवाम की बगावत ने एक बार फिर इस खत्ते को जंग की तरफ धकेल दिया। नाज़रीन ग्रामी, आज इसराइल मुआशी लिहाज से मजबूत, जदीद और फ़ौजी लिहाज से एक ताकतवर मुल्क है, मगर इसकी फ़ौजी क़ुव्वत के साये में इंसानी हक़ूक़ को पामाल किया जा रहा है। गज़ा पर इसराइल की जुल्म और जबर पूरी दुनिया में तनक़ीद का बायस है। हर रोज़ सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो जाते हैं। हज़ारों फ़लस्तीन आज भी कैंपों में मुक़ीम है।
اس کے پاس نہ اپنی زمین، نہ اپنی شناخت اور نہ اپنی آزادی کا حق حاصل ہے۔ ادھر اسرائیل آرام سے نئی نئی بستیاں بنا رہا ہے جو امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی واپسی کا خواب بھی ہے اور دوسرے قوم کی جدوجہد اور مختلف قربانیوں کی داستان بھی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ امن طاقت سے نہیں بلکہ انصاف اور برابری سے آتا ہے، اور یہ مطالبہ آج بھی فلسطینی پوری دنیا سے کر رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ تاریخ کس حق میں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکتی ہے؟ کیا وہ دونوں ایک بہترین مستقبل بنا سکتے ہیں؟ مگر کیسے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے بھی دیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔